हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट पीओवी शो विद मोहम्मद सुमैर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ चल रही है वो अभी 1-1 से बराबर है। ये मैं बात कर रहा हूँ ओडीआई सीरीज़ की। पहला मैच जो है वो थोड़े हिकअप्स के साथ पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्ट्री जीत बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर। इवेंचुअली एंड में जाके जो है वो हम मैच जीत गए, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं इस साथ वीडियो में बात करूँगा वो हमें नज़र आई सेकेंड ओडीआई मैच के अंदर, जो कि हम हार गए। स्टार्ट हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था सेकेंड ओडीआई का। 22 रन के ऊपर हमारे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ओपनर जो है वो बहुत चीपली आउट हुए, हमारे रिजवान बहुत चीपली आउट हुए। बाबर आजम जो है वो लगा था कि T20 सीरीज़ के बाद उनका फॉर्म वापस आया है, थोड़े निक में वो नज़र आ रहे थे, बट जिस तरह से वो इन लास्ट के 2 ओडीआई मैचेस में आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सके हैं। अभी बहुत कंफ्यूज वो नज़र आते हैं। तो बात करता हूँ मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने इन मैचेस के अंदर नोटिस करा। फ़खर ज़मान के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। फ़खर ज़मान फॉर सम रीज़न मुझे लग नहीं रहा कि वो फुली फ़िट हैं। T20 सीरीज़ के अंदर मैंने देखा कि उन्होंने अपने आप को जो है वो मैनेजमेंट कहती है कि उन्होंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि वो रेस्ट करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो ओडीआई के ऊपर फोकस करके अपनी टेक्निक थोड़ी सी बेहतर करना चाह रहे थे। मुझे लगा था कि ये अच्छा डिसीजन है। बैक टू बैक उन्होंने T20 मैचेस खेले थे, तो उसके बाद उनको एक वेल डिज़र्व जो है वो रेस्ट भी मिल गया। और अगर वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना चाह रहे थे तो फ़र्स्ट क्लास में जाके वो ज़रूर उसके ऊपर काम कर सकते थे। और मैं कादम ट्रॉफ़ी के कुछ मैचेस मैंने फॉलो किए थे, उसमें मैंने नोटिस किया था कि फ़खर के रन्स आए हैं। तो आई वाज होपिंग कि जब फ़खर वापस ओडीआई के अंदर आएंगे, जो कि मुझे लगता है कि उनका बेस्ट फॉर्मेट है, उनकी काउंटलेस मेमोरेबल इनिंग्स जो हैं वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ही आई हैं। काफ़ी जीतें उन्होंने पाकिस्तान को दिलाई हैं। द मोस्ट फेमस विन हैज़ बीन हिज इनिंग्स वर्सेस इंडिया इन द चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल। तो मुझे लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट जो है वो फ़खर ज़मान का फेवरेट फॉर्मेट है। अदर दिन फ़खर ज़मान मुझे लगता है कि ये मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा का भी फेवरेट फॉर्मेट है। उन पे बाद में आते हैं। तो फ़खर की जहाँ तक बात है, फ़खर मुझे फॉर सम रीज़न फुली फ़िट नहीं लगते। क्या वजह है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते। एक मैच में अगर हम फ़खर को बैटिंग करते हुए देखते हैं तो बहुत, खेलने पे जब वो आते हैं तो बहुत क्लीन खेलते हैं, कमांड में नज़र आते हैं। और जब वो पहली ही बॉल से लगता है ना कि एक बहुत कंफ्यूज उन्होंने स्टार्ट लिया है, तो बिल्कुल लॉस्ट लगते हैं वो विकेट के ऊपर। जिस तरह उनकी हेलमेट पे बॉल लगती है, उनकी बॉडी पे बॉल लगती है, थोड़ा अंदर आने वाली बॉल के अंदर को वो जरा फंस के खिंच के खेलते हैं। तो पहली बॉल से है ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की इनिंग्स फ़खर की कैसी जाएगी। एनी हाउ मुझे अभी भी लगता है कि फ़खर ज़मान अगर ऊपर से अच्छा खेलेंगे तो ही हमारी टीम को अच्छा स्टार्ट मिलता है और हम इवेंचुअली 300 रन की तरफ जाते हैं। तो आई एम होपिंग कि आगे आने वाले मैचेस के अंदर फ़खर जो हैं वो अच्छा कम बैक करेंगे। आई एम होपिंग फॉर सम गुड रन्स फ्रॉम फ़खर ज़मान। मुझे लगता है कि ओडीआई क्रिकेट के वो हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं। साइम अयूब के ऊपर मैं आऊँगा। साइम ने फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट ओडीआई के अंदर तो बहुत अच्छी बैटिंग करी उन्होंने। बड़ा स्कोर वो नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह का प्रॉमिस उन्होंने शो करा, ये हम एसोसिएट करते हैं साइम के साथ, कि जिस तरह के वो एक डायनामिक और फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है, जिस ईजीनेस के साथ वो खेलते हैं, जब वो अपने शॉट्स खेलने पर आते हैं, ही इज़ वेरी प्लीजिंग टू दी आई। तो फॉर्म उन्होंने अपना कंटिन्यू तो करा सेकंड ओडीआई के अंदर, लेकिन जब साइम आउट होके जा रहे थे पवेलियन की तरफ, तब मैंने स्कोर पे नज़र डाली तो स्कोर वो 114 फॉर 4। देखिए, साइम को अगर अगली लीग में जाना है, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर साइम को गुड प्लेयर से ग्रेट प्लेयर के सफ़र की तरफ जाना है, तो ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही हैज़ टू कन्वर्ट हिज 50s इनटू बिग हंड्रेड्स। साइम को ये सोचना होगा कि अपने 50 या 60 करने के बाद अगर वो आउट होकर चीपली वापस चले जाएंगे तो टीम को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। पर्सनली तो साइम के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके रन्स भी बढ़ रहे हैं ओडीआई के अंदर, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा बन रहा है, एवरेज भी उनकी अच्छी है ओडीआई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो अच्छा खेल चुके हैं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने मैच विनिंग हंड्रेड्स खेली हैं, जिम्बाब्वे में उनकी एक हंड्रेड है जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट हंड्रेड्स हैं पाकिस्तान की तरफ से। यही बात मैं हमेशा साइम के लिए करता हूँ कि जब साइम के T20 में भी फेलियर्स आते हैं ना, इसी वजह से मैंने हमेशा साइम को बैक किया है कि जो बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिचेल स्टार्क और हेजलवुड जैसे बॉलर्स को मार सकता है, वो दुनिया के किसी भी बॉलर को मार सकता है।
उसके लिए दुनिया की कोई भी बॉलिंग लाइनअप जो है वो मुश्किल नहीं होगी। तो साइम को बस ये सीखना है कि अपने करियर के आगे आने वाले मैचेस के अंदर और फ्यूचर के अंदर ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही हैज़ टू गिव गो फॉर बिग इनिंग्स। बाबर आजम के ऊपर आते हैं। जिस तरह अगली लगे बाबर आजम अपनी इस डिसमिसल के अंदर, ये एक नया तरीका बाबर आजम ने निकाला आउट होने का आज। तो मुझे समझ में नहीं आती कि बाबर के साथ प्रॉब्लम चल क्या रही है। देखें, बहुत से लोग बाबर के ऊपर डिबेट करते हैं कि बाबर आजम का स्किल का प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि उनका स्किल का प्रॉब्लम है। अगर तो उनका स्किल का प्रॉब्लम होता तो इतने रन्स वो आज तक बना नहीं चुके होते पाकिस्तान की तरफ से। T20 के वो इंटरनेशनल में टॉप स्कोरर बन चुके हैं। ODI के अंदर उनकी 1900s हैं पाकिस्तान की तरफ से। ही इज़ ओनली 100 अवे फ्रॉम इक्वलिंग सईद अनवर's रिकॉर्ड। तो स्किल का मुझे मसला कभी बाबर आजम का लगा नहीं है। मुझे बाबर आजम का बहुत अरसे से एक कोई मेंटल ब्लॉकेज लग रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने टीवी पे और उनके यूट्यूब चैनल्स पे सुना है कि वो बाबर आजम को ये मशवरा देते हैं कि ही इज़ ओनली 1 इनिंग्स अवे फ्रॉम अ बिग स्कोर, उनको सिर्फ एक इनिंग्स चाहिए। तो यहाँ पे 90% ऑफ द ब्लेम जो है ना वो मैं बाबर आजम के ऊपर खुद डालूँगा। इन ODI मैचेस के अलावा और रिसेंटली जो उनका T20 में कम बैक हुआ है, उसके अलावा मैंने बाबर आजम को देखा नहीं है कि वो कहीं जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। रिसेंटली डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी मैचेस थे। मुझे याद नहीं है कि बाबर आजम वहाँ कहीं खेलने गए हों। बाबर आजम काउंटी क्रिकेट खेलने जा सकते थे। बाबर आजम आई एम श्योर कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड के लिए ट्राई करते तो वहाँ उनको कुछ ना कुछ मिल जाता। शेफील्ड के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारी डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, वहाँ वो ट्राई कर सकते थे। और जो स्टैचर बाबर आजम का है, जिस पाए के वो प्लेयर हैं, आई एम श्योर कि वो किसी भी काउंटी या क्लब को अगर कांटेक्ट करते तो कोई भी उनको लेने से मना नहीं करता। मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि वो एक मेंटल ब्लॉक के अंदर हैं। क्योंकि आप देखें, बहुत अरसे से स्पिन के ऊपर तो उनका मसला चलता ही आ रहा है। फास्ट बॉलर के ऊपर वो एक अंदर आने वाली बॉल होती है जो कि उनके पैड्स पे लगती हैं या स्टम्प्स पे लगती है, वो आउट हो जाते हैं। स्पिनर के ऊपर एक अंदर आने वाली बॉल पे वो ट्रैप्ड LBW हो जाते हैं, या तो बहुत चीपली वो अपनी विकेट दे देते हैं। इस वाले मैच के अंदर जो लास्ट मैच हुआ है, जो कि सेकंड ODI था, नांद्रे बरगट जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, और नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट बॉलर, बहुत मज़े का बॉलर है वो। 150 क्लॉक करता है वो, और जिस तरह की उसकी हाइट है, जिस तरह का वो पेस निकालता है, मुझे तो दोनों टीमों में सबसे बेस्ट बॉलर जो है ये नांद्रे बरगट लगा। एंड ही इज़ द वन फॉर द फ्यूचर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आने वाले फ्यूचर में ये किस तरह परफॉर्म करेगा। तो एनी हाउ, जो बॉल उसने करी वो अच्छी बॉल थी, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या कोई अनप्लेएबल बॉल थी। बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे बाबर आजम। मुझे लगता है कि वो LBW से बचने के लिए अपना पैड बचा रहे थे, तो वो बॉल की लाइन के अंदर ही नहीं आए। खैर, मैं तो कोई नहीं होता टेक्निक के ऊपर बात करने के लिए बाबर आजम, लेकिन जस्ट एज ए लेमैन जो मुझे नज़र आ रहा था टीवी के ऊपर, वो मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो बाबर आजम जैसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान का, आई एम श्योर ही इज़ द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर इन पाकिस्तान, तो वो ट्रेनिंग के अंदर कोई कमी उनको नहीं आएगी। अगर वो जिस तरह की वो ट्रेनिंग करना चाहेंगे, उनको उस तरह की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ भी वो अवेल कर सकते हैं। जहाँ दुनिया में जाकर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे। मैंने देखा नहीं उनको कहीं पे जाके खेलते हुए। तो जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, देखें 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया कि उनकी सेंचुरी नहीं आई है किसी भी फॉर्मेट में। 80+ इनिंग्स हो चुकी हैं। इस तरह का स्लम बाबर आजम जैसे प्लेयर को सूट नहीं करता। अभी भी देखें, हमेशा मैं कहता हूँ कि इन द लास्ट 10 years बाबर आजम हैज़ बीन द बिगेस्ट सुपरस्टार दैट पाकिस्तान हैज़ सीन। आउट होते हैं तो स्टेडियम से लोग चले जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक तरीके से गलत भी है। पूरा मैच पड़ा होता है, बाकी के भी प्लेयर्स होते हैं, वो भी पाकिस्तान की तरफ से खेलने, उनको भी ऑडियंस की सपोर्ट चाहिए। बट देन अगेन, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर बाबर आजम को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए वो। और इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं, ये भी सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो स्ट्रगल बाबर आजम की है, उससे बाबर आजम
सिर्फ खुद निकल सकते हैं और उनको कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर मैं बाबर आजम की जगह होता तो मैं ये करता कि चाहे वो अगले मैच के अंदर जो कि थर्ड एंड फाइनल ओडीआई होगा इस सीरीज़ का, अगर वो उसमें रन्स बना भी देते हैं तो बाबर आजम को चाहिए कि वो अगली सीरीज़ के लिए रेस्ट करें, क्रिकेट से थोड़ा दूर हो, या कहीं ना कहीं जाके वो लेस कंपैरेटिव क्रिकेट खेलें जहाँ पे फोकस उनके ऊपर ना हो। तो उनको पता चलेगा कि वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनकी वीकनेस है। देन अगेन देखें, स्किल तो उनके अंदर है, 19 सेंचुरीज वो बना चुके हैं ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर स्किल मौजूद नहीं है। उनका एक मेंटल ब्लॉकेज है जो कि सिर्फ बाबर आजम ही दूर कर सकते हैं। रिजवान जो है वो थोड़े कंफ्यूज नज़र है विकेट के ऊपर जिस तरह से आउट हुए, बट देन अगेन फ्रॉम द लास्ट 2-3 years ही हैज़ बीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट ओडीआई बैटर्स फॉर पाकिस्तान। तो मुझे रिजवान की तो इतनी फिक्र नहीं है, रिजवान बिल्कुल परफेक्ट खेल रहे हैं ओडीआई के अंदर। सलमान अली आगा ने नीचे से आगे इनिंग्स को जो है वो सेव करा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कभी कभी मुझे लगता है कि सलमान बहुत स्लो हो जाते हैं। बट उन्होंने सपोर्ट तो किया पाकिस्तान को, लेकिन यही मैं चाहूँगा कि थोड़े ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ सलमान अली आगा खेलें हैं। देखें, पिछले 3 या 4 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्रिकेटर ऑल ओवर जो पाकिस्तान का है वो सलमान अली आगा है। मुझे लगता है कि हम सलमान के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि जो हमने उनको T20 का कैप्टन बना दिया, उसके प्रेशर की वजह से मुझे ये डर है कहीं सलमान का टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो अच्छा वो खेले, लेकिन यही अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ खेलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नीचे से आके जिस तरह से नवाज़ ने हिटिंग करी, जिस तरह से फ़हीम ने हिटिंग करी, फाइनली ऐसा लगता है कि बहुत सालों के बाद जो है फ़हीम ने अब रियलाइज़ करा है कि उनका पोटेंशियल क्या है। तो आई एम होपिंग कि उनको इसी तरह से कंसिस्टेंट चांसेस मिलते रहेंगे जिसको वो अवेल करेंगे और वो दिखाएंगे कि वो कितने स्किलफुल प्लेयर हैं। अभी भी वो मुझे लगता है कि अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले मैचेस के अंदर वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। नवाज़ की ये सेकंड 50 थी उनके ओडीआई के करियर की। तो जब उन्होंने डेब्यू किया था ना, तब उनकी 50 आई थी। 10 साल के बाद उनकी सेकंड 50 आई है। दिस शोज़ के कितना इनकंसिस्टेंट मोहम्मद नवाज़ भी अपने करियर के अंदर रहे हैं। एक तो ऑन एंड ऑफ उनका ओडीआई का करियर है और मुझे लगता है कि वो भी कभी आज तक अपने 100% पोटेंशियल के ऊपर नहीं खेले हैं, लेकिन जिस तरह से उनका कमबैक हुआ है, जब से उनका कमबैक हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि गलत तरीके से उनका कमबैक हुआ है टीम में, लेकिन अब वो फुली ग्रूव में आ चुके हैं। तो बॉलिंग में टॉप क्लास वो परफॉर्म करे हैं, बैटिंग में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं। तो आई एम होपिंग यही कॉन्फिडेंस वो आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे उसको और उसका फ़ायदा टीम को होगा। बाकी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, शाहीन को आई वॉज रियली एक्साइटेड कि जब शाहीन को कैप्टन बनाया गया था, और अभी इट्स टू अर्ली टू जज शाहीन्स कैप्टनसी इन ओडीआई, अभी तो सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, लेकिन मुझे लगता था कि अगर T20 के अंदर हम शाहीन को कैप्टन बनाते और सलमान को हम ओडीआई का कैप्टन बनाते तो ये ज़्यादा बेहतर होता टीम के लिए। शाहीन के फिटनेस क्या है, क्या वो अपने 100% फिटनेस के ऊपर खेल रहे हैं? आई स्टिल हैव डाउट्स ओवर इट। तो 4 ओवर कराना और 10 ओवर कराना बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। और नसीम शाह, एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ मुझे नसीम शाह की बॉलिंग में नज़र आती है। वो अपना पहला ओवर जब कराने आए थे ना, तो उन्होंने पहले ओवर की आई थिंक 5वीं या 6ठी जो उनकी बॉल थी, या लास्ट बॉल जो ओवर की थी, उन्होंने स्लोअर वन करा दी थी। ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी शुरू के ओवर में किसी भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मुझे नहीं याद आता कि उसने स्लो बॉल डाली हो अपने ओपनिंग स्पेल के अंदर। ये इसकी एक वजह ये हो सकती है, या तो वो वेरिएशन के पीछे बचना चाह रहा है, या तो वो फुली फिट नहीं है, या तो उसका शोल्डर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, या तो वो अपना शोल्डर बचाने की तरफ जा रहा है। और नसीम वैसे भी जब बॉलिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि किसी टेस्ट मैच का 5वां दिन चल रहा है और नसीम पिछले 4 दिन से बॉलिंग कर रहे हैं, और उनका ये टेस्ट मैच के अंदर कोई 5वां 6ठा स्पेल है। जिस तरह से वो हाँप रहे होते हैं, जिस तरह से उनकी रनिंग होती है, जो उनका रनअप होता है, बहुत थके थके वो मुझे नज़र आते हैं। तो आई डोंट नो कि उनकी फ़िटनेस का लेवल क्या है इस टाइम के ऊपर। और शाहीन के ऊपर मैं वापस आऊँगा कि शाहीन की भी
परफॉर्मेंस उनकी ओडीआई में अच्छी तो है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये तो हमें आने वाले मैचेस के अंदर पता चलेगा कि हमने शाहीन को कैप्टन तो बना दिया है, लेकिन क्या वो सारे ओडीआई के मैचेस खेल सकते हैं, ये आने वाला टाइम हमें बताएगा। वसीम जूनियर का फाइनली कमबैक हुआ बहुत सारे मैचेस के बाद। शुरू में उनको थोड़ी बाउंड्रीज लगी, थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया, जिस तरह का उन्होंने आउट किया, काफ़ी फ्लो में वो नज़र आ रहे थे। तो उससे मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि हमने कितना उस बेचारे का जो है वो टाइम वेस्ट कर दिया। और ओडीआई के अंदर लेटर ओवर्स के अंदर तो डेथ ओवर्स में हमें वसीम जूनियर जैसा ही बॉलर चाहिए जो रिवर्स स्विंग के थ्रू टीम को फ़ायदा पहुंचा सकता है। स्पिनर की जहाँ तक बात है, इतनी हैरानी मुझे है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद भी हमारी टीम मैनेजमेंट जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हम सिर्फ अबरार के साथ गए, उसके अलावा कोई स्पिनर ही नहीं था। खुशदिल शाह को हम एज ए स्पिनर यूज़ कर रहे थे अबरार के साथ अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक न्यूजीलैंड एंड इंडिया। और इवेंचुअली 2 मैचेस के बाद हमारा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की कैंपेन भी ख़त्म हो गई, जो कि रिचली ये टीम डिज़र्व भी करती थी। जब ये टीम अनाउंस हुई थी ना, उसी टाइम में मुझे पता चल गया था कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हार गए हैं। फैसलाबाद के अंदर मैच हो रहा है। पिछले मैच में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं, मेनली जॉर्ज लिंडे, जितना उनका बॉल स्पिन हो रहा था, ब्रेक जिस तरह से उनका बॉल हो रहा था, एक और स्पिनर ऐड करने के बजाय मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद अबरार के साथ इस मैच के अंदर फैसल अकरम खेलेंगे। फैसल अकरम तो बहुत दूर की बात, हमने अबरार अहमद को ही बिठा दिया। टेक्निकली हम बगैर स्पिनर के इस मैच के अंदर गए थे। नवाज़ जो हमारे इस मैच के अंदर मेन स्पिनर थे, हम उनको इतने ओवर्स के बाद लाए जहाँ पे मैच जो है 80% पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, और पहले ही ओवर में आके उन्होंने 17 रन खा लिए। एक तो मुझे लगता है कि बॉल उस टाइम पे गीला था, आई थिंक ड्यू की वजह से भी गीला हो सकता है। 80% मैच आपके हाथ से निकल गया, फिर आप नवाज़ को लेकर आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैच जिता के दे देगा। अगर आपने उनको कंसिडर किया है कि ये हमारे इस मैच के मेन स्पिनर है, तो आप उनको थोड़े बहुत ओवर्स के बाद ही लेकर आ जाते, जब आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही। उसके बाद अगर हम ये समझ रहे हैं कि सलमान अली आगा या साइम से बॉलिंग करा के ये 2 बॉलर्स हमें मैच जिता के दे देंगे या मैच का पासा पलट देंगे, ये गलत बात है। ये पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, ये थोड़े बहुत सिर्फ ओवर चिप इन करके सपोर्ट कर सकते हैं हमारे बॉलर्स को। अबरार अहमद को कंटिन्यूसली खिलाना पड़ेगा, उसके साथ हमें कोई ना कोई और स्पिनर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो जब फैसल अकरम स्क्वाड में है, मुझे नहीं समझ आता कि हम इन प्लेयर्स को स्क्वाड में शामिल क्यों करते हैं जब हमने इनको खिलाना ही नहीं होता। ये बात तो होगी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। मैचेस जो मैं देख रहा हूँ ना, इकबाल स्टेडियम के अंदर हो रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, मैं बहुत खुश था क्राउड को देख के। क्राउड देखें, आप किसी भी छोटे शहर में जाएंगे, आप वहाँ मैच कराएंगे, क्राउड आएगा। जितना छोटा शहर होगा उतना ज़्यादा क्राउड आएगा। क्रिकेट से प्यार करते हैं लोग, फ़ैन फॉलोइंग बहुत है वहाँ पे क्रिकेट की। तो बहुत खुशी है कि फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक फर्स्ट मैच था या ये वाला मैच था, उसमें डिकॉक ने एक बाउंड्री मारी थी, तो बॉल जो है ना वो स्टैंड्स में चली गई। तो जब मुझे छत नज़र आई ना, ऊपर से जंग लगा हुआ था दीवारों के ऊपर, पेंट नहीं हुआ हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था, मट्टी थी ऊपर, तो फिर एकदम से मेरे जहन में आया कि 17 साल के बाद फैसलाबाद में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है और हमारे क्रिकेट बोर्ड को इतनी अकल नहीं है कि इस मैच की फीड पूरी दुनिया के अंदर जाएगी और बॉल अगर इन एरियाज़ में चलेगी तो लाइव फीड में क्या मनाजिर जाएंगे स्टेडियम के। हमारे बोर्ड के अंदर इतने बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल हैं, वहाब रियाज एक सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं, अज़हर अली सिलेक्शन पैनल के अंदर हैं, असद शफीक सिलेक्शन पैनल के अंदर हैं, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स बोर्ड के अंदर हैं कि इन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि जब ये लाइव मैच जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, 17 साल के बाद आपके स्टेडियम के अंदर एक मैच हो रहा है, तो इस तरह के मनाजिर जब पूरी दुनिया में देखे जाएंगे तो क्या ये अच्छी मार्केटिंग होगी आपके क्रिकेट के लिए। वैसे ही हमारी क्रिकेट में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो थोड़ा ऑप्टिक्स के ऊपर तो काम कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है, कौन सा आपको कोई आइंस्टाइन चाहिए आपको ये बताने के लिए कि एटलीस्ट टीवी के ऊपर तो आप अपनी ऑप्टिक्स को अच्छा दिखाएं। 17 साल के बाद आप एक जगह पे मैच करा रहे हैं, आप टचअप नहीं कर सके स्टेडियम को। एंड आई एम श्योर कि फ़ैन एक्सपीरियंस भी कोई इतना वर्ल्ड क्लास नहीं है वहाँ पे इस वक्त। ये तो लोगों की मोहब्बत है कि लोग अभी भी इस टीम को देखने के लिए आ रहे हैं, लड़कों को देखने के लिए आ रहे हैं।
तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो या मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचती है, एटलीस्ट ऑप्टिक्स के ऊपर तो आप लोग काम कर लें, थोड़ा बहुत तो फ़ैन एक्सपीरियंस दे दें वहाँ पे आने वाले लोगों को। ये सारी लाइव फीड पूरी दुनिया में जाती है, आप किस तरह की ब्रांडिंग और किस तरह की मार्केटिंग आप अपनी क्रिकेट की कर रहे हैं, ये मनाजिर आप पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि बोर्ड के पास बजट की तो कोई कमी नहीं होगी। सब लोग बहुत मोटी मोटी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं। जो चेयरमैन साहब जो हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, तो आई एम श्योर उनको कोई बजट की तो कमी नहीं होगी। तो आई एम होपिंग कि फ्यूचर में उनको कोई अच्छे मशवरे दे दें कि किस तरह से क्रिकेट के ऑप्टिक्स को बेहतर किया जा सकता है। रिसोर्सेज और ऑप्टिक्स के ऊपर मेरे जहन में और बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत मैंने एक दो शोज़ मैंने देखे थे मोहम्मद वसीम के, जो कि रिसेंटली सैक हुए हैं एज द कोच ऑफ पाकिस्तानी वुमेंस टीम। तो उस हवाले से भी मेरे ऊपर कुछ मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी कि किस तरह से मर्दों की क्रिकेट की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन औरतों के क्रिकेट का क्या हाल है, उसके ऊपर मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। देखते हैं थर्ड मैच के अंदर क्या होता है। पाकिस्तान मैच जीत के जो है वो सीरीज़ जीतेगा या हमें एक और सरप्राइज़ मिलेगा थर्ड एंड फाइनल ओडीआई के अंदर। तो देखते हैं उस मैच के अंदर क्या होता है। फिर देन अगेन उस मैच के ऊपर फिर बात करूँगा जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी। फिर रिसोर्सेज की यहाँ तक बात है, उसके ऊपर अपनी एक और आने वाली वीडियो में बात करूँगा। So, if you're liking the content on this video, do let me know in the comments, and if you can like and subscribe to the channel, please do. Until the next time, take care. Bye. Allah Hafiz.